प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कि प्रबंध लेखांकन के कार्य क्या हैं। हमें मालूम है कि प्रबंध लेखांकन का मुख्य उद्देश्य प्रबंध कार्यों में सहायता पहुंचाना होता है। प्रबंध लेखांकन प्रबंध कार्यों में दो तरह से सहायता पहुंचाता है। पहला, प्रबंध को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, और दूसरा, प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं अथवा कार्यों के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। अब हम देखेंगे दोनों स्थिति में वो किस तरह से प्रबंध को सहायता पहुंचाता है। पहला हम देखते हैं कि प्रबंध को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, उसमें किस तरह से वो प्रबंध की सहायता करता है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है मापन। प्रबंध लेखांकन में लेखापाल विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध की कार्यकुशलता का मापन करता है। प्रबंध को निष्पादन मूल्यांकन में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रबंध लेखापाल भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं का भविष्य के संदर्भ में मापन करता है। जैसे कि प्रमाप लेखांकन है, बजटरी नियंत्रण है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि वास्तविक परिणामों एवं प्रमापित लक्ष्यों की तुलना कर प्रबंध की कुशलता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार आंतरिक अंकेक्षण है, आंतरिक जांच है, लाभ मात्रा विश्लेषण है आदि के माध्यम से परिचालन कुशलता का मापन किया जाता है। इस प्रकार से प्रबंध लेखापाल भूतकालीन व वर्तमान घटनाओं को ध्यान में रखकर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है, और इसमें कुछ न कुछ अशुद्धि रहना स्वाभाविक है। अतः प्रबंध लेखापाल क्या करता है, इन समंकों को प्रबंध के समक्ष एक निश्चित विश्वास स्तर पर परिसीमा के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है लेखन। लेखन के अंदर किसी भी लेखा विधि का आधारभूत कार्य आपको मालूम है कि लेखन किसी भी लेखा विधि का आधारभूत कार्य माना जाता है। उत्पादन, विक्रय, श्रम, वित्त, अनुसंधान एवं विकास आदि क्रियाओं के संबंध में लेन देन प्रतिदिन होते रहते हैं। इन सबका लेखा वित्तीय व लागत लेखा पुस्तकों में किया जाता है। लेकिन प्रबंध लेखांकन के प्रबंधकीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन लेन देनों का लेखानुमान के आधार पर ही किया जा सकता है, तथा ऐसे तथ्य जिसको मुद्रा में उचित शुद्धता के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उनका भी लेखा किया जा सकता है। अतः प्रबंध लेखांकन में संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों का लेखा जोखा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है एनालिजिंग, विश्लेषण। विश्लेषण के अंदर प्रबंधकीय समस्याओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर उन्हें स्पष्ट एवं सरल रूप में प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करना प्रबंध लेखांकन का कार्य है। जब तक तथ्यों का विश्लेषण कर समानता एवं असमानता तथा हितकर एवं अहितकर में भेद न किया जाए, तब तक इन तथ्यों के आधार पर प्रबंध कोई प्रभावी निर्णय नहीं ले सकता। तो तथ्यों का विश्लेषण एक तकनीकी कार्य है जिसके लिए लेखांकन का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। प्रबंध लेखापाल विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं, विकल्पों तथा विधियों का वित्तीय शब्दों में विश्लेषण करता है तथा उनकी सही व्याख्या करके प्रबंध को निर्णय में सहायता प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट है प्रतिवेदन। सबसे पहले हमने देखा था कि मापन, उसके बाद लेखन, इसके बाद विश्लेषण, और चौथा पॉइंट है प्रतिवेदन। प्रबंध लेखांकन में प्रतिवेदन का आशय प्रबंध लेखापाल द्वारा सृजित सूचनाओं को प्रबंध तक पहुंचाने से है, ताकि वे निर्णय लेने में उसका आवश्यक उपयोग कर सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रबंध लेखांकन का मुख्य उद्देश्य ही है कि सूचनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होता है जिससे कि प्रबंधक उससे आवश्यक निर्णय ले सके। तो इस पार्ट के अंदर प्रतिवेदन में प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत समस्त सूचनाओं को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है, लेखापाल इस प्रकार से सृजित करता है जिससे कि प्रबंधक को निर्णय लेने में आसानी होती है। प्रबंधकों के लिए उपयोगी प्रतिवेदनों का निर्माण करना प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत निम्न दो प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, नियमित प्रतिवेदन और विशेष प्रतिवेदन। दो प्रकार के प्रतिवेदन तैयार करते हैं, पहला है नियमित प्रतिवेदन तथा दूसरा विशेष प्रतिवेदन। अब हम देखेंगे प्रबंध लेखांकन का दूसरा कार्य क्या है, जो हमने देखा प्रबंध क्रियाओं के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। आज वर्तमान समय में
प्रबंध स्वयं बोध के आधार पर निर्णय लेकर संख्यात्मक तथ्यों एवं परिणात्मक विधियों के आधार पर निर्णय लेना अधिक उपयुक्त मानते हैं। वे भूतकाल व वर्तमान से संबंधित सूचना ही नहीं बल्कि भावी अनुमानों का भी प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधक लेखांकन विभिन्न स्तर के प्रबंधकों को उचित समय पर आवश्यक सूचनाएं एवं संख्यात्मक तथ्य प्रदान कर कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सहायता करता है। प्रबंध के मुख्य कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन एवं नियंत्रण। प्रबंध लेखांकन इन कार्यों में किस प्रकार से सहायक है ये हम देखेंगे। सबसे पहला है नियोजन में सहायक। नियोजन में किस प्रकार से सहायक होता है? नियोजन का मतलब है भविष्य के संदर्भ में निर्णय लेना कि क्या करना है तथा इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नीतियाँ निर्धारित करने एवं योजना बनाने के कार्य को नियोजन में सम्मिलित किया जाता है। अब नियोजन तो प्रबंध का सबसे पहला और मौलिक कार्य है। अब नियोजन के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य अवश्य होते हैं। अभी तक व्यवसाय में नियोजन का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता था, परंतु परिवर्तित परिस्थिति में आजकल की जो परिस्थितियां हैं उसमें औद्योगिक प्रजातंत्र, समाजवाद, आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप, सामाजिक कल्याण को अधिक महत्व आदि के कारण व्यावसायिक संस्था को अपने उद्देश्यों के निर्धारण में अधिकतम लाभ व सामाजिक कल्याण दोनों को ही उपयुक्त महत्व देना होता है। पहले केवल लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य था, आजकल सामाजिक कल्याण भी इसका प्रमुख उद्देश्य हो गया है। प्रबंध लेखांकन के माध्यम से बिक्री, उत्पादन, रोकड़ एवं अन्य संबंधित तथ्यों के पूर्वानुमान प्राप्त हो जाते हैं, जिसके आधार पर प्रबंध विवेकपूर्ण योजनाएं बनाने में पर्याप्त सहायता उसको मिलती है। इसके अलावा आप प्रबंध लेखांकन में प्रयुक्त ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं, प्रमाप लेखांकन, परिव्यय विधि, सीमांत लागत विधि, लागत मात्रा एवं लाभ विश्लेषण तकनीकों का नियोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है संगठन में। प्रबंध का दूसरा कार्य है संगठन में सहायक। संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संस्था के भीतर विभिन्न पदों एवं विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है एवं उनकी अधिकार रेखाएं स्पष्ट रूप से प्रभावित की जाती हैं। वर्तमान औद्योगिक व्यवसाय के प्रबंध के अनेक स्तरों को जन्म दिया है, जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध एवं निम्न स्तरीय प्रबंध। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ है कि न केवल उच्च स्तरीय प्रबंध ही अपनी कुशलता के बारे में जानना चाहता है, बल्कि मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रबंध भी अपनी कुशलता एवं परिचालन प्रभावशीलता के बारे में जानना चाहता है। दूसरी तरफ हम ये देखें कि अपने विभागों की कुशलतापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक स्तर के प्रबंध अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्य क्षमता के बारे में भी जानना चाहता है। प्रबंध लेखांकन में समस्त संस्था को अनेक उप विभागों में कार्यानुसार या उत्पादन अनुसार विभक्त कर प्रत्येक उप विभाग के लिए विस्तृत सूचना तैयार की जाती है, जिससे संगठन की प्रभावशीलता का बोध सरलता से किया जा सकता है। तीसरा है नियुक्तियों में सहायक। नियुक्ति का क्या अभिप्राय है? नियुक्ति का अभिप्राय है कि किसी संगठन व्यवस्था में विभिन्न पदों पर योग्यता अनुसार व्यक्तियों को कार्यभार देने एवं पद की आवश्यकता एवं पदाधिकारियों की योग्यताओं में निरंतर संतुलन बनाए रखने की चेष्टा से है। अब प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों के इस कार्य में सहायक सिद्ध होता है। नियुक्ति के लिए योग्यता मूल्यांकन, मेरिट रेटिंग एवं कर्मचारियों के वेतन व श्रमिकों की मजदूरी निर्धारण के लिए कार्य मूल्यांकन, जिसको जॉब इवैल्यूएशन भी कहते हैं, आवश्यक है। साधारणतया किसी कर्मचारी की नियुक्ति संस्था को तभी लाभप्रद प्रतीत होती है जबकि उसके द्वारा किए गए कार्य का मूल्य उसको दिए जाने वाले वेतन या मजदूरी से अधिक हो। कर्मचारियों की योग्यता एवं पद में साम्य बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है। अतः लागत लाभ सूचना तुलना कर प्रबंध लेखापाल नियुक्तियों में सहायक सिद्ध होता है। फोर्थ पॉइंट है निर्देशन में सहायक। अब निर्देशन का अभिप्राय क्या है? निर्देशन का अभिप्राय है अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य के लिए आदेश देना एवं मार्गदर्शन करना होता है। अब निर्देशन का कार्य संस्था के कर्मचारियों को एक दल के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है।
निर्देशन कार्य के कुशल संपादन के लिए पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संप्रेषण तथा अभिप्रेरण की योजना की आवश्यकता होती है। इन सभी में प्रबंध लेखांकन प्रबंध की सहायता करता है। प्रतिवेदनों एवं वित्तीय विवरणों के प्रकाशन एवं विश्लेषण के माध्यम से प्रबंधकों को कम्युनिकेट कर सहायता मिलती है। वित्तीय एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरणाओं के विश्लेषण से भी प्रबंध लेखाकार शेष अभिप्रेरण सुझाव दे सकता है। अंतिम है नियंत्रण में सहायक। ये देखना कि संस्था में कार्य योजना के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं तथा जो भी वेरिएशन प्रकट हुए हैं उसमें अवांछनीय प्रवृत्तियों में सुधार करने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था को नियंत्रण कहते हैं। इस प्रकार किसी भी संस्था में नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम निष्पादन के प्रमाप स्थापित किए जाते हैं, फिर वास्तविक निष्पादन की प्रमापों से तुलना की जाती है तथा यदि वास्तविक कार्य निष्पादन प्रमाणित निष्पादन से भिन्न है तो इसके कारणों की खोज करके आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। अतः नियंत्रण प्रक्रिया में 3 जो महत्वपूर्ण कदम हैं वो हैं, पहला कि सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स की स्थापना, निष्पादन प्रमापों की स्थापना, उसके पश्चात वास्तविक निष्पादनों की प्रमापों से तुलना करना, और यदि वास्तविक निष्पादन प्रमापों से भिन्न है तो यदि वास्तविक निष्पादन प्रमापों से कम है तो सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार अपन ने देखा कि प्रबंध लेखांकन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण यंत्र एवं तकनीक है। इसके अभाव में प्रभावपूर्ण प्रबंध संभव नहीं है। अब हम देखेंगे प्रबंध लेखांकन की सीमाएं। व्यावसायिक जगत में प्रबंध लेखांकन का प्रबंधकीय निष्पादन में सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी अन्य विज्ञानों की भांति इस शास्त्र की भी कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण इस शास्त्र की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। कौन कौन सी सीमाएं हैं? सबसे पहला है वित्तीय एवं लागत लेखा विधि पर आधारित। जैसे कि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि वित्तीय एवं लागत लेखा जो है उसके आधार पर ही प्रबंध लेखांकन को सहायता मिलती है। प्रबंध लेखांकन में प्रयुक्त अधिकांश सूचनाएं वित्तीय एवं लागत लेखा विधि से एकत्रित की जाती है। अतः प्रबंध लेखापाल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की शुद्धता बहुत कुछ इन मौलिक प्रतिलेखों की सत्यता एवं शुद्धता पर निर्भर है। यदि लागत लेखांकन में या वित्तीय लेखांकन में कोई अशुद्धि रह जाती है तो प्रबंध लेखापाल उसी आधार पर प्रबंध को सूचना देगा, और उसमें अशुद्धि रह जाती है तो उसका प्रभाव भी उसके निर्णयों पर पड़ेगा। वित्तीय एवं लागत लेखांकन को अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। इन सीमाओं का समावेश प्रबंध लेखांकन में हो जाता है। इन लेखों में प्रयुक्त सूचनाएं मूल रूप से भूतकालीन होती हैं, अतः परिवर्तित परिस्थितियों में इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष नियोजन एवं निर्णय का ठोस आधार नहीं हो सकते। दूसरा है विस्तृत क्षेत्र। अब व्यवसाय की सफलता के लिए प्रबंध को अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, अतः प्रबंध लेखापाल को निष्कर्ष निकालते समय इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखना होता है। और चहुमुखी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है, जिससे भावी अवसरों के पूर्वानुमान, व्याख्या एवं नियोजन का कार्य बहुत कठिन हो जाता है। थर्ड है सतत प्रयासों का अभाव। प्रबंध लेखापाल जो निष्कर्ष निकालता है वो तब तक महत्व नहीं रखते जब तक कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए समन्वित एवं सतत प्रयास न हो। और इसके लिए क्या आवश्यक है कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर प्रबंध लेखापाल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का सक्रिय महत्व दिया जाए तथा इनको प्रबंध प्रक्रिया का एक भाग समझा जाए। बोर्ड पॉइंट है मानव तत्व का प्रभाव। प्रबंध लेखांकन में जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वे पर्याप्त सीमा तक मानव तत्व या व्यक्तिगत प्रभावों से प्रभावित होती हैं। अब सूचनाओं के संग्रहण से लेकर निर्वचन तक जिन व्यक्तियों की सहायता ली जाती है उनके व्यक्तिगत चरित्र, भावना, आचार विचार का थोड़ा बहुत प्रभाव तो इनके द्वारा दी गई सूचनाओं पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि अधिकतर सूचनाएं का अनुमान ही लगाया जाता, अनुमान करना पड़ता है। अतः प्रबंध लेखांकन भविष्य से संबंधित
भविष्य से अधिक संबंधित होने के कारण कदम कदम पर अनुमानों पर आधारित होता है और प्रत्येक अनुमान में निर्णय लेना होता है और ये निर्णय पर्याप्त सीमा तक स्वयंभू या व्यक्तिगत प्रभावों से प्रभावित होते हैं। अतः प्रबंध लेखापाल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी इनसे प्रभावित होते हैं। फिफ्थ है बृहत ज्ञान का अभाव। प्रबंध लेखांकन में संग्रहित सूचना से सही निष्कर्ष तभी निकाले जा सकते हैं जबकि इससे संबंधित अन्य विषय जैसे लेखा विधि, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अंकेक्षण, प्रबंध के सिद्धांत तथा इंजीनियरिंग इत्यादि का बृहत ज्ञान हो। प्रबंध लेखापाल एक प्रबंधक दोनों को ही सामान्यतः सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है, अतः निकाले गए निष्कर्षों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रशासन का विकल्प नहीं। प्रबंध लेखांकन में प्रबंधकों की सहायतार्थ ही एक यंत्र है। यह प्रबंध या प्रशासन का विकल्प नहीं हो सकता है। अतः प्रबंध लेखापाल प्रबंध के विभिन्न निर्णयों से संबंधित आवश्यक तथ्य प्रदान करता है। निर्णय लेना एवं उनका क्रियान्वयन करना प्रबंध का कार्य होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध लेखांकन निर्णय के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है, निर्णय नहीं करता है। सातवां पॉइंट है समय तत्व का प्रभाव। अब प्रबंध लेखापाल द्वारा संग्रहित अधिकतर सूचनाएं भूतकालीन होती हैं। जब किसी परियोजना के संबंध में पूर्वानुमान किया जाता है या भावी घटना के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है तो वर्तमान परिस्थितियां बदल जाती हैं जो प्रबंधकों को परेशानी में डाल देती हैं। कई बार तो परियोजना के संबंध में निर्णय अतिशीघ्र लेने होते हैं। ऐसे समय में प्रबंध लेखापाल पर्याप्त सूचना एकत्र नहीं कर पाता है तथा सूचना के अभाव में गलत निर्णय लेने की संभावना हो जाती है। इसके बाद है व्यापक संगठन। प्रबंधकीय लेखा विधि की स्थापना के लिए व्यापक संगठन एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह कार्य अत्यधिक खर्चीला हो जाता है। अतः बड़े व्यवसायों द्वारा अपनाया जा सकता है। छोटे व्यवसायों में ये खर्चे की तुलना में लाभ बहुत कम होते हैं। नाइन्थ है शैशव अवस्था। प्रबंध लेखापाल या प्रबंध लेखा विधि के यंत्रों का भी विकास नहीं हुआ है। इसमें प्रयुक्त यंत्रों एवं विचारों में परिवर्तन होता रहता है, जिससे इनके क्रियान्वयन में अनिश्चितता रहती है। इसके बाद है वैकल्पिक तकनीकों का प्रयोग। प्रबंध लेखांकन में एक ही समस्या के लिए विभिन्न तकनीकों या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अतः अलग अलग तकनीकों व यंत्रों के प्रयोग से अलग अलग निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अतः ज्ञात निष्कर्षों की सहायता के संबंध में पर्याप्त अनिश्चितता एवं संदेह बना रहता है। इसके बाद लास्ट है मनोवैज्ञानिक विरोध। प्रबंधकों द्वारा प्रबंध लेखांकन प्रणाली का विरोध किया जाता है, क्योंकि प्रबंध लेखांकन प्रणाली अपनाने पर प्रबंधकों की सुस्थापित कार्यप्रणाली में बुनियादी परिवर्तन आ जाते हैं तथा इसका प्रबंधकों की कुशलता मापन के यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः प्रारंभ से ही प्रबंधक इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रबंध लेखांकन की कौन कौन सी सीमाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कल हम देखेंगे कि प्रबंध लेखांकन का संगठन किस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा प्रबंध लेखापाल एवं नियंत्रक, मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंट्रोलर, इसकी स्थिति क्या होती है, प्रबंध लेखापाल के गुण क्या क्या हैं, प्रबंध लेखापाल के दायित्व क्या क्या हैं, ये हम कल देखेंगे। थैंक यू बच्चों।